अब क्वेश्चन आंसर सेशन है कुछ वक्त के लिए, तो जो भी लोग अपना क्वेश्चन रखते हैं तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कर दें जमाल सर से या हमारे दूसरे गेस्ट स्पीकर से। कार्डलेस हैं उनके पास हमारे साथी लेकर पहुंचेंगे। एनी पर्सन हु हैव क्वेश्चन प्लीज़। डॉक्टर इरफान साहब, नेफ्रोलॉजिस्ट, मुरादाबाद। यस इट्स फाइन। सो सर, जैसा कॉस्ट बताया सर ने कि ये 4.5 लाख रुपीज़ होता है, इसमें सर एक सेशन 1 डेंड्राइटिक सेल इन्फ्यूज़न का कॉस्ट क्या होगा एंड फॉर हाउ मैनी सेशन इट विल बी गिवन सर? अच्छा, यूजुअली 6 डोजेज लगाते हैं एक 3 मंथ्स में, 15-15 दिन के इंटरवल पे। उसका कॉस्ट 4.5 लाख है टोटल के। 6। अनदर क्वेश्चन सर, क्या इस प्रोटोकॉल को हम जैसे एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, कार्डियोमायोपैथी है, उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, चूँकि जब तक म्यूटेशनल सेल नहीं हो, जिसको हम म्यूटेशन, जब हम एंटीजन एक रिपोर्टायर ढूंढते हैं तो अगर एंटीजन नहीं है तो इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते उसके लिए। उसमें स्टेम सेल्स का रोल आ रहा है। स्टेम सेल्स में मैं आपको बता दूं कि जो पहले कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स की बात करते थे वो कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब कॉर्ड ब्लड पे रिसर्च उतनी नहीं हो रही है जितनी प्लेसेंटल सेल्स पे हो रही है। जो माँ के अंदर प्लेसेंटा लगी होती है, वो प्लेसेंटा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं जिस पे रिसर्च चल रही है। मसला ये है कि अगर प्लेसेंटल सेल्स, मेरा एरिया है नहीं रिसर्च का, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मैं इस पर काम भी नहीं करता, लेकिन प्लेसेंटा में ये माना जाता है कि अगर हमने 10 साल प्लेसेंटा प्रिजर्व की उस सेल्स की और बच्चा 10 साल का हो गया जो सेहतमंद है, उसके सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज अगर आप प्लेसेंटा रखते हैं तो 10 साल बाद उसको यूज़ करना चाहिए। सर अनदर क्वेश्चन, जस्ट वन मोर क्वेश्चन सर। मल्टीपल माइलोमा के केसेस जो होते हैं सर, वो फ्रैंक केसेस हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाते हैं बाय डूइंग सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उनको हम MGRS बोलते हैं, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ रीनल सिग्निफिकेंस ओनली। एंड उसमें सर ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होता है, जस्ट 1.6 क्रिएटिनिन, 1.7 क्रिएटिनिन। ऐसे पेशेंट में क्या ऐसे पेशेंट्स में बहुत अच्छा रोल है। मल्टीपल माइलोमा एक ऐसी डिजीज़ है जो एमिनेबल टू डेंड्रिटिक सेल थेरेपी है। किसी भी स्टेज में, प्लाज्मा साइटोमा की स्टेज में हो या खाली आप जो बता रहे हैं MGS स्टेज में हो, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, पेशेंट कंप्लीट क्योर हो जाते हैं। थैंक्स अ लॉट। हेलो, अभी आप बता रहे थे कि डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो ब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी में, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी में, तो व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन आफ्टर दैट? उसमें कोई लाइफ स्पैन में इंक्रीज होता है या? जी, लाइफ स्पैन हमारे पास जो नॉर्मली ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी 2 साल और मैक्सिमम 3 साल, उससे ज़्यादा चलता जी नहीं है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 5 years डाउन द लाइन जीवित हैं, और 120 पेशेंट्स की स्टडी में 40 पेशेंट्स अभी ऐसे ग्रुप में चल रहे हैं। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी GBM ग्रेड 4 5 years डाउन द लाइन जीवित हैं। बल्कि एक लड़का था, वो UK में बैंकर था, मैं भी बात सुबह कर रहा था, उसको वहाँ GBM हुआ, सर्जरी हुई, रेडिएशन हुआ, उसको पता चला मेरे बारे में, ही केम ऑल द वे बैक टू इंडिया, यहीं का रहने वाला था। उसको 3 साल बाद, 3 साल हो गए, ठीक रहा। फिर उसके फादर ने आगे कहा साहब इसकी शादी कर दूं। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, आप करना चाहें कर दें, मुझे नहीं मालूम अभी वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। शादी हो गई, 2 साल शादी के भी हो गए, 5 साल वो भी ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स हैं, एक लाइन है हमारे पास पेशेंट्स की। ओके, थैंक यू। सर ने मुझे पढ़ाया है अलीगढ़ में, आप मेरे टीचर रह चुके हैं पैथोलॉजी में। हाँ डॉक्टर जमाल, पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिस फील्ड पे आप काम कर रहे हैं ये बिल्कुल नया है। दूसरा जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि कौन से ऐसी डिजीज़ हैं जिस पे ज़्यादा काम करती है। मान लीजिए आप 100 पेशेंट मैनेज कर रहे हैं तो 100 पर रिस्पांस नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। किन डिजीज़ पर, कहाँ के कैंसर पे आपका रिस्पांस अच्छा है? देखिए मैंने वही बताया, GBM एक ऐसा कैंसर है जो मेटास्टेसिस नहीं होता, जिसका एक ही जगह पे वापस रिकरेंस होता है, वो जाता नहीं कहीं, शरीर में फैलता नहीं, उसके रिस्पांस बहुत अच्छे हैं। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर दूसरी ग्रुप है जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ओवेरियन कैंसर लेडीज़ में ख़ास तौर से, ट्रिपल नेगेटिव कैंसर लेडीज़ का जो बहुत जल्दी फैलता है, मेटास्टेसिस 2-3 साल में हो जाता है, उसमें रिजल्ट बहुत। मल्टीपल मैलिग्नेंट मेलानोमा और मल्टीपल माइलोमा, ये भी 2 कैंसर हैं जो एमिनेबल टू इम्यूनोथेरेपी हैं।
वेरी गुड। अच्छा सर, ओरल जैसे इसोफेजियल कैंसर है, इसोफेजियल कैंसर में अगर हमने एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दिया है Right. या हमने स्टेंट डाल दी है तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 3 इयर्स सर्वाइवल जिनका है। नहीं मेरे एक नॉन टू थे, उनका सब हुआ, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, उसके बाद इम्यूनोथेरेपी हुई, पर वो 3 मंथ से 6 मंथ में ख़त्म हो गए। जी, वो पैसिव इम्यूनोथेरेपी की आप बात कर रहे हैं, जो दवाई का देते हैं ना। आजकल पैसिव इम्यूनोथेरेपीज भी हैं, जैसे बिवासुजिमेब पैसिव इम्यूनोथेरेपी, हरसेप्टिन है या केट्रूडा है। Right. ये पैसिव इम्यूनोथेरेपीज बेसिकली क्या करती हैं कि अगर उसमें एक एंटीजन है उसको अम्ब्रेला की तरह उस पर चढ़ जाती हैं, बट अगेन फ्लावरिंग होगी, न्यू सेल्स इमर्ज करेंगे, देन यू अगेन हैव टू गिव दैट, और फिर ब्रांचिंग हो जाती है म्यूटेशन की ब्रांचिंग को नहीं रोक पाती पैसिव इम्यूनोथेरेपी, इसलिए कैंसर फिर से वापस आ जाता है। तो ऐसे अभी देखा गया है कि जिन लेडीज़ को हरसेप्टिन दी गई, उनको हरसेप्टिन रिस्पॉन्सिव कैंसर था, 2 साल तक ठीक रही, 3rd ईयर में फिर से रिलैप्स हो गया, इसलिए कि म्यूटेशन फिर अपना ब्रांच कर लेता है, ये वजह रहती है। लेकिन सेल बेस्ड थेरेपी में ब्रांचिंग पैटर्न को भी रिकॉग्निशन करता है डेंड्रिटिक सेल। वो वहाँ से एक ऐसी स्टेज आती है कि बॉडी में, शरीर में डेंड्रिटिक सेल्स खुद बनने लगते हैं। चूँकि हमने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करके 10 साल पहले भी छोड़ा है, 15 साल पहले भी छोड़ा है, वो भी ठीक हैं आज। इसका मतलब उनको अंदर इम्यून सिस्टम रिकरेंट बेसिस पे खुद डेवलप करने लगता है, ऐसी स्टेज आती है। नहीं, कितने % पेशेंट्स में आपको रिस्पांस मिलता है? देखिए, अगर हम बात करें, हमारा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो बेसिकली स्टेज 4 कैंसर के होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो सब जगह से मायूस हो जाते हैं, उन्हीं को पता चल पाता है कि हम कुछ कर रहे हैं, वही आएंगे। उसमें हमारा सक्सेस रेट 30% है, मोर और लेस। 10 में 3 पेशेंट्स को सर्वाइवल हो जाता है। सर्वाइवल ऑफ व्हाट? सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, कंप्लीट क्लियरेंस, पेट सीटी नेगेटिव। पेट सीटी नेगेटिव। पेट सीटी नेगेटिव। ठीक, थैंक यू सो मच। सर, इन कार्सिनोमा इन C2 केसेस, ओरल कैंसर्स, कार्सिनोमा C2 केसेस, कार्सिनोमा इन सीटू केसेस की बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जब वो काफ़ी हद तक मेटास्टेसाइज हो जाता है, बायलेटरल हो जाता है, लिम्फ नोड्स में चला जाता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, तभी प्रेजेंट करते हैं, हम तक पहुंचते हैं। ऐसी एक लेडी है मेरे पास जो डेंटिस्ट की मदर हैं, जिनको इन सीटू था, हमने उनका ट्रीटमेंट किया, 2 इयर्स डाउन द लाइन फ्री ऑफ डिजीज़ हैं। बस एक ही लेडी, 70 ईयर ओल्ड। Actually, I encountered 3 to 4 cases of carcinoma in C2. The lesion was very big, but it was carcinoma in C2. So he got the surgery done. So in this case, we can go for the dendritic cells. अच्छा, हाँ, मैं ये बताता चलूँ, सर्जरी के समय जो है हमारा आइडियल होता है ब्लड कलेक्शन का सर्जरी से पहले, और 3 सप्ताह के अंदर पहली डोज डाल देना शरीर में। जब इन्फ्लेमेशन होता है और जब हीलिंग हो रही होती है, उस समय पे अगर T सेल्स जनरेट हो जाएं और पहुंच जाए, दैट इज़ मील का पत्थर। सबसे अच्छा समय वो है सर्जरी के बाद। Sir, is there any role of dendritic cells therapy in precancerous lesions like oral submucous fibrosis grade 3 or 4? नहीं, हम लोगों ने नहीं किया है, बिकॉज वो एंटीजन अभी फॉर्म्ड एंटीजन है ही नहीं। ल्यूकोप्लेकिया में कोई हमने नहीं किया काम। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ऑटो कोई रोल है किस थेरेपी का? अच्छा मैडम, कैंसर में ही हम लोग काम करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ल्यूकीमिया में भी काम नहीं करते, ब्लड कैंसर में भी नहीं करते, और रूमेटिक हार्ट डिजीज़, रूमेटिक डिजीज़ में रोल है इमैच्योर डेंड्रिटिक सेल का, लेकिन मेरी फील्ड नहीं है। मैं मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल नहीं बनना चाहता, बस इसलिए है। नहीं, जैसे इम्यूनिटी अपनी बॉडी में ही अपनी ऐसा नहीं है मैडम। डिजीजेस और भी बहुत नहीं, च्यवनप्राश की तरह काम नहीं करेगा उसमें। नहीं, थैंक यू। हेलो सर, मैं डॉक्टर गुंजन अग्रवाल। एक क्वेश्चन था, आपके लेक्चर्स में मैंने सुना है कि आप हेरिडिटी जो कैंसर्स रहते हैं, कुछ बॉडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, फैमिली होती हैं जिनमें, जी बिल्कुल, हाँ, अच्छा, जिसमें BRCA1, BRCA2, P53 जीन होती है, म्यूटेशनल जीन जी, फैमिलियल कैंसर्स में, उनमें हमने प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल किया है। जैसे 3 लड़कियां हैं घर में, 4 बहनें हैं, 3 को कैंसर हो गया जी सर, चौथी को प्रिवेंट करने के लिए सेल थेरेपीज़ दी हैं, और वो अभी स्टेटस बरकरार है अनलेस दे कंप्लीट 10 ईयर्स ऑफ पीरियड। अगर 10 साल तक वो ठीक रहती हैं, मीन्स कि वो उसमें भी काम करेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और थी, जैसे आजकल इंसिडेंस इतने हाई हो गए हैं कैंसर्स के, तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वरीड रहते हैं कि कैंसर कैसे कहीं डेवलप ना हो जाए, तो हम क्या कुछ ऐसा है कि हम अर्ली डिटेक्ट कर देते हैं? सेवरल कैंसर मार्कर्स होते हैं उनके थ्रू, या फिर कोई आपकी कुछ स्टडीज़ हों इसमें? देखो, अनफॉर्चुनेटली
पेट सीटी ही एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत अर्ली कैंसर को डिटेक्ट करता है, लेकिन पेट सीटी के अपने नुकसानात हैं। जो हमारे 7 पैरामीटर्स हैं जिस पे हम ये कहते हैं कि कैंसर होगा, अगर वो 7 पैरामीटर में मरीज़ बैठता है तो हमें ज़रूर पेट सीटी कराना चाहिए। आपको तो याद होगा WHO के पैरामीटर्स हैं कि वेट लॉस हो रहा है या खांसी नहीं जा रही है। इसमें एक रूल है 3 वीक्स 3 मंथ्स। कुछ डायग्नोसिस, कुछ जो सिम्टम्स हैं वो 3 सप्ताह रहें और 3 महीने तक भी रहें, उनको ज़रूर हमें पकड़ना चाहिए कि वो कैंसर तो नहीं है। उसमें एक ही जांच है, मुख्य रूप से सारे कैंसर्स की एक ही मेन जांच है, पेट सीटी स्कैन। उससे हम पता कर सकते हैं और अब वो सस्ता भी है, 10,000 में हो जाता है पेट सीटी स्कैन दिल्ली में। तो वो अगर एक ज़िंदगी में एक मरतबा करा ले तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर।